जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कुछ एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। आइए इस वीडियो के साथ अपने आईक्यू को, अपने जीके को बूस्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान किस दिन मनाता है? 15 अगस्त को हमारे साथ, या 14 अगस्त को, 4 जनवरी को, या 12 दिसंबर को? करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के बीच में कहीं मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं भगत सिंह से। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, यहां पर दिया है कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? डेट बतानी है, पर्टिकुलर अगर डेट बता सकते हैं, और अदरवाइज इसके साथ ही में ऑप्शन में, क्योंकि यहां पर ईयर दिया हुआ है तो ईयर का नाम बताना है। 1927 दिया है, 1929 दिया हुआ है, 1931 दिया है और 1933 दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है 1929। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका था। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह जी, इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। हाल ही में कुछ समय पहले हमने भगत सिंह जी का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इनका बंग पाकिस्तान में जन्म हुआ था, वहीं इनकी जो मृत्यु नहीं कहूंगा, ये शहीद हो गए थे, इनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग कब रखी, किस वर्ष रखी? ऑप्शन में फिर से वही 4 सन दिए हुए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलता ही मिलता है जो आपसे सन पूछ लेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वो सन के साथ साथ जो है वो डेट भी पूछ लेता है। जैसे कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम कब फेंका, डेट भी पूछ सकता है। अब यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग कब रखी, तो कई बार जो है ये स्पेशल अधिवेशन का नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अधिवेशन के नाम वगैरह भी याद रखें। अब यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1940। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग 1940 में रखी थी। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी ढाका, बांग्लादेश में। इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें से आगा खां द्वितीय हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का संबंध पाकिस्तान से है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, सर क्रिप्स स्टेनफोर्ड या लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर है पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन, ये ध्यान रखिएगा, ये भारत 1946 में आया था। इसका मेन ये काम था कि ब्रिटिश शासन से भारत के जो लीडर्स हैं उनको यहां की सत्ता सौंपना, ये मेन उद्देश्य था इसका। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम पैट्रिक लॉरेंस था। आजादी के पूर्व, आजादी से पहले पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, किस डेट को मनाया गया था? अगर देखो डेट याद है तो बहुत बढ़िया, और डेट के साथ अगर ईयर याद है तो क्या कहना है? तो यहां पर ईयर फिर से दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है 1930। 26 जनवरी 1930 को आजादी से पहले, यानी 1947 से पहले पहली बार स्वाधीनता दिवस 1930 को मनाया गया था। अच्छा, इसलिए आपको भी पता हो गया होगा कि 1947 के बाद 1950 में 26 जनवरी को ही जो है गणतंत्र दिवस क्यों मतलब घोषित किया गया। 26 जनवरी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भारत के लिए। 1930 में 26 जनवरी को ही जो है स्वाधीनता दिवस जो है घोषित किया गया था। इस वजह से ही गणतंत्र दिवस मनाने का जो फैसला लिया गया था वो 26 जनवरी को लिया गया था। भारत में परिवार नियोजन, वो त्रिकोण होता है, ट्रायंगल होता है रेड कलर का, तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाया गया था, किस वर्ष अपनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1952 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में अपनाया गया था। और मैं आपको बता दूं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने इस तरह का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है, अपने आप का जो है इकलौता कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया था। इसी के बेस पे आपको बताऊं कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2016 में मिशन परिवार विकास की भी शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य इन्होंने रखा था कि 2025 तक कुल प्रजनन दर हो जाएगा कम होकर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये कहां पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर है कलकत्ता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता में स्थित है। 1931 में इसको प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? नाम याद कर लो, कांगो को वनों का देश कहा जाता है। कांगो कहां पर है? अफ्रीका में आपको मिल जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। जहां पर भूकंप आता है, जो केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर, जो जमीन पर जो स्थान मिलेगा आपको, उसको एपीसेंटर कहते हैं। यहां पर ऑप्शन बी में दिया हुआ था, इसलिए मैंने समझा दिया। अच्छा, यहां पर आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, इसमें जो रेड कलर से डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, ये जो देश है इसका नाम कांगो है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत सीधा सा तरीका है इसको याद करने का। जितनी भी नदियां
पूर्वी छोर में गिरेंगी, या मतलब कहें कि बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, तो ये ध्यान रखिएगा वो डेल्टा बनाती हैं। और जितनी भी अरब सागर में गिरती हैं वो सारी की सारी जो है क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है? गंगा डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में। ताप्ती नदी जो है ये क्या होती है, ये क्या करती है, ये अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं? जस्ट अभी मैंने आपको बताया एस्चुरी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको एस्चुरी कहते हैं। तो आपके लेफ्ट साइड में जो पिक्चर नजर आ रही है ये डायरेक्ट जो है ये सागर के मुहाने पर खुल रहा है इसका मुंह नदी का, तो ये जो बना रही है ये एस्चुरी बना रही है। ओके, आप देखोगे डायरेक्ट जो है ना यहां पर थोड़ा बहुत भी जो है कहीं टापू टाइप का छोटा वगैरह कहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। वहीं राइट हैंड साइड में आपको मेरे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि एक नदी है वो किस तरीके से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में जो है बट गई है। ओके, तो ये जो बटी है और बीच में जो टापू बन रहा है ये कारण क्या है इसका, कि नदी क्या करती है अपने साथ मिट्टी पत्थर ये सब लेकर आती है और वहां पर आके इतना धीमे हो चुकी होती है कि सारी चीजों को वहीं जमाने लग जाती है। इसकी वजह से ये स्थिति बनती है, डेल्टा इसी के कारण बनता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर कर दीजिए, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहां जो कुछ भी आपको बता रहा हूं जो जीके है आपका वो यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, हाल ही में रेलवे में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं इनमें से, और बैंक में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आप लगातार अगर इसको देखते हो तो आपका जो जीके होगा वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा। सिर्फ और सिर्फ सुनना होता है बस। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है मैग्मा। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो देखो घास के मैदान तो आप याद कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेरी के नाम से जाने जाते हैं उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं स्टेपी बोलते हैं, कहीं इसको पैम्पा बोलते हैं, कहीं पंपास बोलते हैं, कहीं वेल्ड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है एक घास का मैदान। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है सवाना, बेल्ड, पंपास या प्रेरी। इसका करेक्ट आंसर है सवाना। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इनको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो मैं बता चुका हूं आपको, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जो रेड कलर की पट्टी आपको नजर आ रही है ये उष्ण कटिबंधीय है, मतलब ये जो लाल पट्टी है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जितने भी आपको देखने को मिल जाएंगे ये घास के मैदान, उनके नाम जो है आप याद कर लेना। कई बार जो है वो नीचे वाला हिस्सा जहां पर अभी हमने देखा ये अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान, उनको क्या बोलते हैं? बेल्ट्स कहते हैं। तो ये जो अफ्रीका का सबसे निचला हिस्सा है ना, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से, तो वहां पर जो घास के मैदान है उनको किस नाम से जानते हैं हम? उनको वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। ध्वनि तरंगे ये किस माध्यम में चल सकती हैं? तो आपको मैं बता दूं कि ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में चल सकती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। ओके, और इनकी जो यांत्रिक तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक के बीच में है तो हम उसको सुन सकते हैं, अन्यथा हम उसको सुन नहीं पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं जो वेव्स होती हैं जनरली दो तरीके की होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति जो है सबसे कम होगी? सीधी सी बात है, वो ठोस होगा। कोई चीज अगर ठोस है तो उसकी प्रकाश की जो गति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है कांच। जल और निर्वात, निर्वात का मतलब जो है कुछ नहीं होना एक तरीके से। ओके, वैक्यूम कह सकते हैं इंग्लिश में। तो वैक्यूम में तो बिल्कुल तेज जाएगी, बहुत ही स्पीड होगी वैक्यूम के अंदर, क्योंकि सूरज से लेकर पृथ्वी के बीच में ना तो आपको गैस मिलेगी ना तो ठोस मिलेगा, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम ही है एक तरीके से। पृथ्वी पर बहुत तेजी से जो है प्रकाश आता है। वहीं अगर ठोस की बात करेंगे तो ठोस में प्रकाश की जो गति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? याद कर लीजिए, छठा आवर्त। आवर्त सारणी का छठा आवर्त सबसे बड़ा है। वहीं आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो भाई पहला है। पहले में सिर्फ दो ही तो गैसें हैं, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन, दो ही तो हैं। तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, सबसे छोटा आवर्त है ये। दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं, लघु आवर्त कहा जाता है। चौथे और पांचवें में 18 तत्व हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। और छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, ये सबसे बड़ा आवर्त है। सातवां आवर्त जो है वो अपूर्ण है, पूरा नहीं है।
छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्व हैं, इन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है, और दूसरे 89 से लेकर 103 तक इन्हें एक्टिनाइड्स के नाम से हम जानते हैं। गर्दन में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रख लेना 7। गर्दन में जो कशेरुकों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था, किस सन में गाया गया था? करेक्ट आंसर है 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत सबसे पहली बार गाया गया था। वैसे यहां पर दिया हुआ है मानव खोपड़ी की हड्डी। अगर हम अक्षीय कंकाल को अगर हम डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा सिर, स्कल, इसके बाद कशेरुक दंड हो जाता है, वर्टिबल कॉलम हो जाता है, इसके बाद जो है उपरोस्ती होती है, फिर पसलियां होती हैं, फिर यहीं पर अगर हम कशेरुक को अगर हम डिवाइड करें तो और सेवरल डिवाइड कर सकते हैं। गर्दन में जो है 7 हड्डियां होती हैं, बक्ष में 12, कटी में 5, सैक्रम में 1 और पुच्छ में 1 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हो चुका है? रट लो भाई, 3 ही बार लागू हुआ है अभी तक। देश में कुल आपातकाल अभी तक 3 बार ही लागू किया गया है। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो भाई 3 बार होती है। अंतरराज्यीय जो परिषद होती है उसकी वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होना अनिवार्य है। और यह ध्यान रखिएगा, जो अंतरराज्यीय ये जो परिषद होती है ना, ये इसकी अध्यक्षता सदैव प्रधानमंत्री करेगा, और प्रधानमंत्री नहीं होगा तो इनकी अनुपस्थिति में जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर है 1781 में। 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। वैसे आपको बता दूं कि विलियम हर्शल थे जिन्होंने इसकी खोज की थी 13 मार्च 1781 में, और अरुण दूरबीन द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह था। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? यह आपको भी पता है, 23 सही 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। याद कर लो, ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको लीड क्वेश्चंस कहेंगे। मतलब ये क्वेश्चन आना है तो बस हो गया, इसका आंसर यही है, इसके अलावा इसमें और कोई छेड़खानी होती नहीं है। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल या भूटान? इसका करेक्ट आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर एक भी मरुस्थल है ही नहीं? तो करेक्ट आंसर है इसका यूरोप। यूरोप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है। जनरली अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर कितने देश हैं तो आपको 44 देश देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप ईयू की वेबसाइट में आप जाओगे तो वहां पर आपको कुछ जगहों पर 44, कुछ जगहों पर 49, 50 या 51 देश, मतलब नंबर अलग अलग हो सकते हैं। आपको याद रखना है कितने देश हैं, 44 याद रख लो, बस हो गया। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? किस महाद्वीप को कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, द्वीप मतलब वो खुद में अपने आप में एक द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड के संसद को क्या कहते हैं? आइसलैंड के संसद को एल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो आइसलैंड है ये यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा व विश्व में 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। आइसलैंड की राजधानी का नाम रेक्याविक है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं, हाल ही में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। बहुत ज्यादा जो है इस समय न्यूज में चल रहे हैं। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं जाके उनका करेक्ट आंसर दे ही दूंगा। यहां पर इसका सही आंसर है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो गुलाब का फूल है। अच्छा, ब्रिटेन का जो काउंसलर है उसका नाम जेरेमी हंट है आज की डेट में। कैपिटल है लंदन। करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, ध्यान रखना कि अगर आप लोग यूरो बोल रहे होंगे तो नहीं, अब यूरो वहां नहीं चलती है, लेकिन बेसिकली जो है उस देश की जो करेंसी है उसका नाम पाउंड है। पॉपुलेशन लगभग 6.5 करोड़, और आज की डेट में वहां के जो शासक हैं, राजा है, उनका नाम चार्ल्स द्वितीय है। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? मलेशिया। बरनामा मलेशिया की समाचार एजेंसी है। मलेशिया जिसकी राजधानी का नाम कुआलालंपुर है। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? आप जानते हैं ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी। ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखो सीधा सीधा याद रखो, 1956 में जो एक्ट बना था उसके तहत आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। और हाँ, भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश ही था। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम पृथ्वी है। और बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 वर्जन भी रखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, पृथ्वी प्रथम, पृथ्वी द्वितीय और पृथ्वी
तृतीय, और इसका क्या है, इसका पेलोड अलग है, इसका जो कहूं मैं कि जो मारक क्षमता है वो अलग अलग है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम याद कर लो, राज्य नहीं बोलूंगा मैं, कहूंगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। वैसे अब आज की डेट में जो है वो तो उसमें चला गया है, क्या कहते हैं इसको, लद्दाख के एरिया में आ गया है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे कर दिया है, इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना, लद्दाख में चला गया है। ठीक है, काराकोरम आपको नजर आ रहा होगा, लेह के ठीक ऊपर नजर आ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आपको याद रखना है? तो देखो, काराकोरम के अलावा जोजिला है, पीर पंजाल है, बुर्जिल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, रोहतांग हो गया, शिप किला हो गया। ठीक है, तो ये सारे दर्रे जो हैं आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां यांग्याप दर्रा है, बिमुला दर्रा है, जेपला दर्रा है, नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1956 में। 1956 में जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? ऑप्शन दिया है भारत, इंग्लैंड, जर्मनी या ग्रीस। वो भारत तो नहीं है, आप भी जानते हैं, इंग्लैंड हो सकता है, जर्मनी या ग्रीस हो सकता है। जिसे करेक्ट आंसर पता है वो बता देंगे कि इसका आंसर जो है यूनान है। हिंदी में यूनान मिलेगा, इंग्लिश में ग्रीस मिलेगा। आर्किमिडीज ग्रीस के मूल निवासी थे। डिगबोई ये किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई कहां पर है? असम के अंदर है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई देखो, भारत के टोटल जो संविधान के अकॉर्डिंग जो है 3 विषयों में, यानी पावर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक केंद्र, एक राज्य और एक दोनों मिलकर जिसके ऊपर कानून बनाते हैं वो। ठीक है, तो 3 विषय इसका जो है करेक्ट आंसर है। भारतीय विषयों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 14 अगस्त को। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को मनाता है। और हाँ, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही बने हैं उनका नाम ऋषि सुनक है। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर है 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है भाई तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में चले जाओ, बता दो मुझे। मैथ्स की तैयारी करनी है आपको, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देना। मैं आपको एक ऐसी वीडियो की, मतलब एक ऐसे चैनल का मैं आपको लिंक दूंगा जिसमें आपको एक तरफ से जो है ना पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब एक चैप्टर में लगभग 150 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करवा रहे हैं। तो आपका जो मैथ्स अगर जो बेसिक क्लियर नहीं है वो भी वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को ये एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।